मुंबई ने 1993 में जो बम धमाके देखे थे उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। इस मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक याकूब मेमन को फांसी की सजा दी जा चुकी है, उसे फांसी दे दी गई है। लेकिन क्या फांसी दे देना अपने आप में काफी होता है? जो लोग अपनों को खो चुके होते हैं उन आतंकवादी हमलों में, क्या उनके लिए कभी भी ये दर्द कम होता दिखाई देता है? क्या आतंकवाद का ये दंश जो हम लगातार झेलते चले आ रहे हैं और जिसकी वजह से हजारों परिवार छित विछित होते चले जाते हैं, क्या कभी उन परिवारों में ये जख्म भर पाता है या यूं ही हमेशा हरा रहता है, जरा सा कुरेदिए और खून रिसने लगता है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को आखिरकार उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 22 साल पहले किए अपराध की वजह से उसे सजाए मौत मिली। याकूब 257 लोगों की मौत का कसूरवार था। सिर्फ याकूब ही नहीं, अफजल गुरु हो या फिर अजमल आमिर कसाब, ये वो लोग हैं जिन्होंने साजिश रची, धमाके किए और हंसते खेलते लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। इन लोगों को सजा मिली, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर था जो आज भी आतंक का दर्द झेल रहे हैं? ये है मुंबई के रहने वाले तुषार देशमुख। तुषार 13 साल के थे जब मुंबई के वर्ली में धमाका हुआ था। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने मां के चीथड़े उड़ गए। भले ही याकूब को सजा मिल गई, लेकिन मां को खोने का दर्द आज भी इनके दिल में ताजा है। मैं 13 साल का था। मैंने जो मेरे मां के टुकड़े देखे थे शरीर के, ये जब ही लोगों को पता चला। और 93 बॉम्ब ब्लास्ट आज भी कोई भूल नहीं सकता है। मुंबई के ही रहने वाले अमी अजमेरा को मुंबई धमाकों की कीमत चुकानी पड़ी। इनके अब तक 40 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन हाथ अब भी सही सलामत तरीके से काम नहीं कर पाता। अच्छा है कि सजा उनको मिली है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक हमारे लिए फैसला नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर विक्टिम। हम लोग ने ये भुगता है और मेरे पापा के 40 ऑपरेशन हो गए हैं और आज के तारीख में वो कांच के टुकड़े शरीर में लेके घूमता है। मुंबई धमाकों के इन पीड़ितों की मांग है कि याकूब अपने अंजाम तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार को अब उसकी भी सुध लेनी चाहिए। अगर हमारा न्याय पूरा कभी मानेंगे, हम लोग कभी मानेंगे कि मेरे जैसे विक्टिम्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिलने का शुरुआत करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे या तो गवर्नमेंट का कोई आदमी आके बात करेंगे, तभी मुझे लगता है कि न्याय पूरा होगा। आतंकी हमलों का दर्द सिर्फ मुंबई धमाके के पीड़ित ही नहीं झेल रहे हैं, बल्कि इस दर्द को हर वो शख्स रोज झेलता है जिनका अपना कोई आतंकी वारदात की भेंट चढ़ गया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 1988 से लेकर 19 जुलाई 2015 तक भारत में आतंक की छोटी बड़ी 47,234 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 14,718 नागरिक और 6,167 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई का 26/11 हमला हो या दिल्ली में दिवाली के वक्त सीरियल ब्लास्ट, कश्मीर के कठुआ में खेला गया खूनी खेल हो या पंजाब के गुरदासपुर में मौत का मंजर, आतंकी आते हैं, मारते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं रोते बिलखते वो परिवार जिनका अपना इन आतंकी हमलों में मारा जाता है। टीम न्यूज नेशन। आज इस मौके पर हम उन परिवारों से ही बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। वो दर्द आज भी उनके सीने में ठीक वैसे ही ताजा है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं नरेश श्रॉफ साहब। इनका पैर 1993 के मुंबई धमाकों में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कुलदीप सिंह जी मौजूद हैं, एक ऐसे जाबाज डीटीसी के ड्राइवर जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए आज अपनी आंख गंवा दी है। हमारे साथ अशोक रंधावा जी मौजूद हैं, सरोजनी नगर ब्लास्ट में ये विक्टिम के तौर पर रहे हैं और इनकी एक संस्था भी है। हमारे साथ रामकिशोर जी हैं, इनके भाई जीवन राम जी की मृत्यु हो गई थी सरोजनी नगर ब्लास्ट में। और हमारे साथ संगीता अशोक जी हैं, उनके पति अशोक जी की मृत्यु हो गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के ब्लास्ट में। संगीता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक परिवार जब किसी अपने को खोता है तो उसका गम कोई नहीं भुला सकता, लेकिन जब कोई आरोपी, जब कोई दोषी सजा पाता है किसी भी ऐसे आतंकी धमाके से, जैसा कि अभी याकूब मेमन को मिला है, आपको भी उम्मीद बढ़ती है कि हां, हो सकता है कि एक दिन आपको भी न्याय मिलेगा? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम भी इसी उम्मीद पे जी रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको सजा देने के साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनको रिहैबिलिटेट भी करें जी, क्योंकि कंपेंसेशन जो सरकार देती है पीड़ित परिवारों के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से कंपेंसेशन से कुछ नहीं होता। उनको पीड़ित परिवारों की तरफ
उनकी फिर भी सुध लेनी चाहिए। आपको लगता है कि अभी सरकारें दरअसल उतना आपका ख्याल नहीं रख पा रही हैं जितना रखा जाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। शौफ साहब, 1993 के बम धमाके में आपने एक तरह से अपने शरीर का एक ऐसा हिस्सा खो दिया जिसकी वजह से आज आप अपाहिजों की श्रेणी में हैं। याकूब मेमन को फांसी मिल गई है, लेकिन क्या इससे आपको शांति मिलती है? क्या आप अपने जीवन को अब जरा बेहतर तरीके से जी पाएंगे, या लगता है कि नहीं, जिस तरीके से संगीता जी ने कहा, कमियां कहीं ज्यादा हैं, जीवन कहीं ज्यादा मुश्किल? याकूब मेमन सर को फांसी हो गई है, उससे हम विक्टिम्स लोगों को न्यायपालिका पे पूरा विश्वास हो गया है सर कि जी, देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है कि भाई न्यायपालिका अपराधियों को कभी भी क्षमा नहीं करेगी। जी, लेकिन क्या इससे आपको अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में कोई मदद मिल रही है? नहीं सर, वो तो अभी पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो गई है मेरी तो। कैसे अपनी जिंदगी को आप आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि एक चलता फिरता हट्टा कट्टा आदमी अचानक अपने एक शरीर के एक बड़े अंग को खो दे, तो जाहिर सी बात है दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। बढ़ जाती है सर। अभी जिस तरह से मैं जी रहा हूँ, वो मैं 15 साल तक तो अपंग स्टॉल के लिए कोशिश करते रहा। सरकार ने मुझे अपंग स्टॉल मुहैया नहीं कराया। उसके बाद में किरीट सोमैया सर और डॉक्टर राम बारोट सर के प्रयत्नों से मुझे 15 साल बाद अपंग स्टॉल मिला है। जी, यानी काफी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं। कुलदीप जी, आपने जाबाजी की एक मिसाल सामने रखी थी, जिस तरीके से आपने लोगों को बस से बाहर निकाला, बम को बाहर निकाला, और ये काम करते करते आज खुद आप नहीं देख पा रहे हैं। एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अपनी जिंदगी को आप कैसे चला रहे हैं, क्या कुछ कर पा रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, उस समय क्या नाम, मेरा बेटा 1.5 महीने बाद पैदा हुआ था, तो आंखें के जाने के कारण मैं अपने बेटे का भी चेहरा नहीं देख पाया हूँ। और ड्यूटी पे जाता हूँ तो वहाँ भी मैं गिरता पड़ता जाता हूँ, पैरों में भी कहीं गिर जाता हूँ, चोट लगती है, अब दूसरे का सहारा लेके जाना पड़ता है सर। हमारे लिए तो बस हमारी जिंदगी अंधेरी हो गई, अब तो दूसरे के सहारे ही जीना पड़ता है सर। और ऐसे में आप अपने आप को कैसे चला रहे हैं? क्या हिम्मत है जो आपको बांध कर रखती है? परिवार, आसपास के लोग, या वो लम्हा कि अगर वो जो किया मैंने वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसको छोड़कर बाकी सब कोई मायने नहीं रखता? उस समय सर हमने भाई इतने 70 से 80 लोगों की जान बचाई। हमें अपने ऊपर गर्व है कि हम अपने भारत देश में भाई जो आतंकवादियों ने बम रखे थे तो हमने उनको का मंसूबे निष्काम कर दिए जी। कि हमारी गाड़ी के अंदर 70 से 80 पैसेंजर थे, उनको बचाया। और हमारा भाई बेटा है, हमारी मिसेज है, हमारे मम्मी पापा हैं, तो भाई उनके सहारे अब बस टाइम गुजार रहे हैं सर। रामकिशोर जी, आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं है। कॉम्पेंसेशन की बात तो अलग है, लेकिन एक भाई की कमी क्या कभी पूरी हो सकेगी? नहीं सर, अब कमी कहाँ से पूरी हो जाएगी। हम 2 ही भाई थे, एक भाई था मेरा सहारा। माँ बाप तो थे नहीं, सब बचपन में ही छोटे पे ही डेथ हो गई थी उनकी जी। हमारा भाई में शाम जूस पे ही काम करता था, जहाँ बम पड़ा था भाई ने उठा के मालिक को दिया बैग, फिर उसे फेंकने जा रहा था जी। तो फेंकते ही ब्लास्ट हो गया वो वहाँ पे। 2 दिन बाद मुझे पता चला गांव में, तो मैं गांव से आया तो यहाँ सब लाशें थी, आगे कुछ नहीं। बहुत लोग मारे गए, उसमें मेरा भाई भी डेथ हो गई। भाई का तो लाश भी नहीं मिला, मेरे कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, उनका आप अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए? नहीं सर, मिला ही नहीं कुछ। अशोक जी, ऐसे कई लोगों के लिए आप काम भी कर रहे हैं जी। आमतौर पर होता क्या है, लोग अपने इस
गम को अपने दिल में बिठा तो लेते हैं, लेकिन क्या उससे उबर पाते हैं? सच पूछे तो ये अभी जितने भी लोग बैठे हैं शराब बॉम्बे में, वो अपना निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो कहते हैं निकाल के क्या रखेंगे, एक को क्या फांसी हुई 10 को भी हो जाए तो हम लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपके हस्बैंड थे अशोक जी, अकेले थे कमाने वाले फैमिली के अंदर। हाई कोर्ट में केस, गवर्नमेंट ने कुछ सरकार की वजह से कुछ गड़बड़ करी उनकी सर्विस में, उसके लिए केस लड़ाया। उस ब्लास्ट में डेथ हुई। इसकी रामकिशोर के भाई की रामजीवन की डेथ हुई। कुलदीप जी एग्जाम्पल लिए। सरकार मुआवजा तो बोल देती है कि जी इनको 4 लाख दे दीजिए, पर उसको लेने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कि मुझे मालूम है इन्हें अभी 15 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ के तब जाके इसके राम जीवन को मुआवजा इनको मिला है। ऐसे एस गणेशन है किदवाई नगर का, 2 जनों को मुआवजा मिला है। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पति एडवोकेट थे, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए वो खुद जद्दोजहद करते? मेरे पति एडवोकेट नहीं थे सर, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में फिजिकल एजुकेशन टीचर थे जी। स्विमिंग के एक्सपर्ट थे, स्विमिंग कोच थे। मोस्टली वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में वो जो कंपटीशन होते थे स्विमिंग के या इंडिया में होते थे, वहाँ एज ए कोच एज ए ऑफिशियल जाते थे जी। तो लेकिन उनका डिपार्टमेंट में कोई कोर्ट केस चल रहा था कि वो एक्चुअली डिपार्टमेंट में जो करप्शन थी उसके अगेंस्ट थे। अच्छा। उन्होंने बहुत सारी डिपार्टमेंट में जो करप्शन चल रही थी हायर ऑफिशियल्स हायर लेवल पे, उसको उन्होंने उजागर किया। उसी की वजह से उनको टारगेट बना के कश्मीर में पोस्टिंग कर दिया। वैसे हार्ड स्टेशन होने की वजह से वहां मैक्सिमम स्टे 3 साल का होता है किसी आम इंसान का, लेकिन उनको 5 साल वहां रखा। उसके बाद वो दिल्ली में आए, फिर उनको जॉब से हटा दिया गया। यहाँ तक कि जो इंक्वायरी उनके अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिसीजन हुआ, उनको इंक्वायरी में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया। उनका हाई कोर्ट में जॉब को रीइंस्टेट करने के लिए केस चल रहा था और उस दिन कोई वो डॉक्यूमेंट देने जा रहे एडवोकेट साहब के पास, डेट नहीं थी, ही वाज जस्ट क्रॉसिंग द गेट। अब एक सवाल में आपने यहाँ पर अभी सवाल खड़ा किया कि जो कॉम्पनसेशन है या सरकार की तरफ से जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता है, वो हाथ भी आप लोग के लिए बहुत आगे बढ़ता नहीं दिखाई दिया। कैसे कैसी दिक्कतें आपको आई? क्या अधिकारी परेशान करते हैं? सर, नियम कानून मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ जी। सरकार का हर जगह हर ब्लास्ट विक्टिम्स फैमिलीज के लिए अलग अलग मापदंड है। अभी 2013 में हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ है जी, उसमें उन्होंने उनकी फैमिलीज को नौकरियां दी हैं जी। पार्लियामेंट में जो विस्फोट हुआ था, धमाका हुआ था, उसकी फैमिलीज को उन्होंने जो पीड़ितों की फैमिलीज हैं, किसी को पेट्रोल पंप, किसी को गैस एजेंसीज। लेकिन हम लोगों के बच्चों को, जबकि जो PIL फाइल हुई थी उसमें हाई कोर्ट की PIL में ऑर्डर हुआ है कि होम मिनिस्ट्री में एक सेपरेट सेल बनाया जाएगा जो ब्लास्ट विक्टिम फैमिलीज हैं उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखेगा। लेकिन अभी 7 सितंबर में 4 साल होने वाले हैं इस हादसे को। आज तक हमारे पास कोई आदमी टर्न अप नहीं हुआ, किसी ने हमसे पूछा नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको बच्चों के एडमिशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है, आपने किसी किस्म की कोई समस्या है तो बताइए। हमें कहीं पे भी किसी किस्म की किसी से कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर पीड़ित के लिए अलग मापदंड क्यों, जबकि दर्द तो सबका एक जैसा है जी। किसी का बच्चा मरता है एक दर्द है, पति मरता है एक दर्द है, वो दर्द किसी के लिए कम नहीं है, लेकिन अलग अलग मापदंड क्यों है? सरकार को सबको एक नजर से एक तरह से सबको ट्रीट करना चाहिए। कंपेंसेशन मत दे, लेकिन रिहैबिलिटेट करे बच्चों को, फैमिलीज को रिहैबिलिटेट करे, वो सबसे बड़ी चीज। आपको लगता है कि हमारे यहाँ आतंकवाद को लेकर हम बातें बहुत करते हैं, काम करने के नाम पर नहीं कुछ करते? बिल्कुल सहमत हूँ कुलदीप जी। यही चीज कुलदीप जी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई। उस समय तो पता नहीं कितने लोग आए होंगे और उन्होंने आपको बधाइयां दी होंगी कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आज जब आप पलट कर देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या लोगों ने जो आपसे आकर सहानुभूति जता रहे थे, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो या जो कुछ भी हो, सब लोगों ने आपको ठग लिया?
सर उस समय तो सभी बड़े बड़े नेता भाई सब कुछ सब आते थे जी। आजकल तो कोई पूछता नहीं है। पहले मैं ड्यूटी पे जाता था सुबह 7:30 बजे जाके 10 बजे आ जाता था जी। अब 4 बजे तक बैठा के रखते हैं। मैं कुछ कर तो सकता नहीं सर, हाथ भी खराब हो गया, कान खराब हो गया, दोनों आंखें खराब हो गई। अभी मैं गिरता पड़ता जाता हूँ, पैरों में भी चोट लगी हुई है सर। तो आप चूंकि आपकी नौकरी बहाल है, नौकरी दे दी बस। अब अब इतनी महंगाई हो रही है, नौकरी में भी क्या गुजारा। एक आदमी है, मिसीज है, बच्चा है और भाई उनकी भी दवाई है और भाई माता पिता हैं उनकी भी दवाई चलती है जी। तो अब एक नौकरी में बताऊं क्या घर का खर्चा चलता है कि सर कोई पूछने नहीं आता भाई। पहले तो सभी आते थे, कहीं ब्लास्ट हो जाता है तो आप लोग भी तभी पूछते हो। नरेश जी, उसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं है सर। नरेश जी, यही सवाल मैं आपसे भी रखना चाहता हूं आपके सामने भी। क्या आपको भी ये लगता है कि जब बम धमाके होते हैं शुरू के कुछ दिन बहुत जोश रहता है, लोग उसे लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, पूछ पुछाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है जो पीड़ित होते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है और बाकी जिंदगी बाकी लोग अपने हिसाब से चलाते रहते हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये बताइए, आपने कहा कि आपको 13 साल लग गए एक विकलांग केंद्र का एक वो कियोस्क लेने के लिए। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको, कितनी मुश्किल आई आपकी? 13 नहीं 15 साल 15 साल सर जी। मुझे बहुत मुश्किलें आई। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ सर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किया, मैं लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस किया। बाद में किरीट सोमैया सर से मेरा कांटेक्ट होने के बाद उन्होंने मेरा ये काम पटा के दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किरीट सोमैया सर और डॉक्टर राम बारोट सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अशोक जी, इस तरह की बातें जो बार बार सामने आ रही हैं, आप लोग इसे लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में न्याय मिलता कहीं दिखाई देता है? नहीं, सरकार का रवैया तो बिल्कुल अपने हिसाब से ही चलता है। नहीं, रवैये के अलावा कोई जितने भी धमाके हुए 2005 में, उसमें 4 लाख मरने वालों को दिया। फिर 2007 में समझौता ब्लास्ट में उन्हें 10 लाख दिए। पार्लियामेंट में हुआ, उनके मरने वालों के पीड़ितों के लिए पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और 10-10 लाख रुपए वो दिए। अभी गरोल बाग और उसमें हुए थे 2008 के अंदर, उसमें 5 लाख दिए। अभी हाई कोर्ट में हुए थे, उसमें कोर्ट के इंटरवेंशन से 10 लाख रुपए दे दिए। आप कंपनसेशन किस हिसाब से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? समझौता ब्लास्ट में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे जी। उन्होंने बोला कि जितने भी लोग इंडियंस मरे हैं उनके फैमिली को नौकरी दी जाएगी। बड़ी मुश्किल से अभी 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने एक बेचारे को उसको नौकरी के लिए दिया। जितनी भी दुर्घटना, बाढ़ है तो बाढ़ के लिए सरकार की तरफ से एक वो बना हुआ है 84 राइट्स के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त बहुत कम है संगीता जी, क्या आपको आने वाले दिनों में बदलाव की कोई उम्मीद दिखाई देती है? क्या आपको लगता है कि सरकार संवेदनशील हो सकती है या सरकार यूं ही संवेदनहीन बनी रहेगी? सर मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती। सरकार के यहाँ जिस टाइम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अधिकारी, अटॉर्नी जनरल वगैरह काफी लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि जो ब्लास्ट विक्टिम फैमिलीज हैं इनके केसेस जो हैं प्रायोरिटी पे सुने जाएंगे और प्रायोरिटी पे ही उनका हो जाएगा डिसीजन। लेकिन सितंबर में 4 साल हो जाएंगे मुझे हाई कोर्ट के धक्के खाते हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ और मुझे नहीं नियर फ्यूचर में लगता कि कुछ होगा। जैसे वो कोर्ट के धक्के खाते चले गए, हो सकता किसी दिन मेरा भी अंत ऐसे ही हो जाए और मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएं, मैं नहीं जानती। लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, अगर होती तो ये सब नहीं होता। अफसोस है आपको? बिल्कुल अफसोस है सर। जब हादसे होते हैं उसी के बाद थोड़ी देर जाके पीड़ितों के परिवार को सुना जाता है। हमारे पास तो कोई तब भी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि शीला दीक्षित मैम थी उस टाइम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, हम उनके पास भी गए, उन्होंने भी हमें बहुत बुरी तरह हड़काया, बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया। तो हम और किसी के पास कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस टाइम शीला दीक्षित थी ना, तो उन्होंने हमारे पास विजिट किया, हम उनके पास गए थे, बच्चों की नौकरियों के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? स्ट्रेटवे शी रिफ्यूज्ड।
तो अब हम किससे एक्सपेक्ट करें कि हाँ मोदी जी से मिलें, किससे मिलें? आजकल किसी से मिलना इतना आसान नहीं जब तक आपके पास कहीं कोई जाने का साधन नहीं है या आपको कोई लेके नहीं जा सकता। जी। तो मुझे लगता है कि हमारा स्ट्रगल अभी खत्म नहीं होगा, चल रहा है। और ऐसा लगता है कि शायद किस्मत ने नाइंसाफी की। बिल्कुल। आप सबों का बहुत धन्यवाद। बाकी सब मैं एक शब्द ये कहना चाहती हूँ, आज मैं सुबह जब टीवी देख रही थी तो उन्होंने कहा कि ये सब उसको फांसी होने से या उनको सजा होने से लोगों का दर्द कम हुआ। हम लोगों का दर्द कभी कम नहीं होता। ये लोगों की सोच गलत है कि पीड़ितों के परिवारों का दर्द कम होता है। हमारा दर्द कभी कम नहीं हो सकता, चाहे किसी को सजा मिले या फांसी हो, हमारा दर्द बरकरार रहता है क्योंकि हम रोज एक जिंदगी जीते हैं, रोज एक मौत जीते हैं। वो तो एक बाद में मर जाते हैं, लेकिन हम डेली एक मौत मरते हैं। हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आपके बहते आंसू आज आपकी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं और हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। शायद आपका चैनल कोई बड़े नेता भी देखें तो कि हम लोगों के लिए कुछ करें, बातें नहीं करें, डू समथिंग गुड, कि कम से कम हमें भी लगे कि हाँ हम एक तरफ से इग्नोर हुए तो कुछ हमारे लिए किसी ने किया। मोदी जी आए थे, हमें भी उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे। हम अभी भी उम्मीद थे कि शायद किसी दिन वो भी हमारी तरफ ध्यान दें। जी, आप समझ से क्षमा चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है आज संगीता जी के आंसू यूं ही नहीं बरस रहे हैं। ये पीड़ा के आंसू हैं। जब आप उम्मीद करते हैं सरकार से, जब आप उम्मीद करते हैं देशवासियों से, जब आप उम्मीद करते हैं कि अगर किसी पर आपदा आती है तो कम से कम हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि किसी और पर आपदा आए तो खुद आगे बढ़कर उसका हाथ बढ़ा लो, उसके हाथ में हाथ मिला लो और उसके साथ हो लो। बम धमाके होते रहेंगे, लेकिन क्या हम एकजुट होकर खड़े नहीं हो सकते? ये सवाल आज न्यूज नेशन आप सबों के सामने रख रहा है। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।